अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 15 जून 2020 मुताबिक 22 शव्वाल मुकर्रम के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। मिस्टर शाह और सीएम केजरीवाल के साथ हुई मीटिंग को अवधनामा ने पहली खबर करार दिया है, जिसकी तफसील इस तरह है। सेंट्रल हुकूमत ने राजधानी दिल्ली में कोरोना वबा की वजह से पैदा हुई खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत को तमाम वसाइल मुहैया कराने के साथ साथ अपने 5 सीनियर हुकाम की खिदमात फराहम करने का फैसला किया है। सेंट्रल हुकूमत ने राजधानी में कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे के 500 कोच देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सेहत महकमों की एक मुश्तरका टीम को सेहत की तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। नीज कोरोना इन्फेक्शन पर लगाम लगाने के लिए आइंदा 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना करने का भी ऐलान किया गया है। इन तमाम इकदाम की खबर कोरोना के पेश नजर सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजी, दिल्ली वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर सीनियर हुकाम के साथ आला सतही मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद दी। खबर में शाह एक बॉक्स के जरिए वजीर अमित शाह की जानिब से कुल जमाती मीटिंग के आज मुनक्किद होने का इल्म भी हो रहा है। दूसरी अहम खबर की शक्ल में सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की इत्तला मौजूद है, जिसके ज़िम्न में अखबार लिखता है, फिल्म काय पोचे से अपने बॉलीवुड कैरियर का आगाज करने वाले सुशांत राजपूत ने इतवार को बांद्रा में वाक़ अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने उनके नौकर से मिली इत्तला के बाद इस वाक़े की तस्दीक की है। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी की वजूहात के बारे में अभी तक फौरी तौर से पता नहीं चल सका है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सफ़े के दूसरी जानिब बालाई हिस्से पर शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर कहा, हम अपने कौमी वक़ार के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले पर फौजी सतह पर बातचीत जारी है और दोनों ममालिक मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने के हक में है। उन्होंने मजीद कहा कि एक वक्त था जब कश्मीर को लेकर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन अब बेशतर ममालिक बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के बजाय भारत की हिमायत कर रहे हैं। ये बयान वज़ीर दिफा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू की जन संवाद रैली से खिताब करते हुए दिया। सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ गद्दारी मामले पर ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ शाये खबर से मालूम होता है, सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी के मामले में सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस की जानिब से जारी जांच पर रोक लगाने से इतवार को इनकार कर दिया है। अदालत ने अगरचे दुआ की अर्जी पर मरकज हुकूमत और हिमाचल हुकूमत से जवाब तलब किया। इस मामले की अगली समाअत 6 जुलाई को होगी और तब तक विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। बताते चले कि बीजेपी के रहनुमा ने मिस्टर दुआ के खिलाफ ऐसी खबरें शाये करने का इल्जाम लगाया है जिससे फिरकावाराना फसाद फैलने का अंदेशा रहा है। काशी मथुरा मामले में जमीयत ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। काशी मथुरा जैसे तनाज़ात पर एक पुजारी तंजीम विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुतालिका कानून को चैलेंज किए जाने के बाद एक मुस्लिम तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद ने भी इसमें मुदाखलत की अर्जी दायर की है। जमीयत का ख्याल है कि हिंदू पुजारी तंजीम की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने से गलत पैगाम जाएगा। खासतौर से अयोध्या तनाज़े के बाद अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के जहनों में अपनी इबादत गाहों के सिलसिले में खौफ पैदा होगा, जिससे मुल्क का सेकुलर माशरा तबाह हो जाएगा। जमीयत ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उसे मुताल्लिका मामले में फरीक बनाया जाए। हिंद नेपाल मामले को अपडेट करते हुए अखबार लिख रहा है, उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर में एक रोजा दौरे पर इतवार को आए देवपाटन मंडल के पुलिस सुपरिटेंडेंट राकेश सिंह ने सहाफियों को बताया कि रेंज के बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच अजला से मुल्हिक नेपाल की 254 किलोमीटर की सरहदों पर नेपाल फौजियों के बीच तालमेल बरकरार है और दोनों के जवानों के बीच किसी तरह का तनाव नहीं है। पहले सफे पर खबरों के अलावा 2 इश्तिहारात भी शाये हुए हैं, जिनमें पहला इश्तिहार अवधनामा के साबिक रुकन मरहूम मोहम्मद और नकवी के इंतकाल पर ऑनलाइन ताज़ियती जलसे का है। ये प्रोग्राम अली कांग्रेस की जानिब से आज रात 8:15 पर मुनक्किद होगा, जिसकी जूम आईडी है 728956144479 और पासवर्ड है 4G T M S और Q। दूसरा इश्तिहार उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जारी हुआ है, जिसमें कोरोना के तई अवामी जिम्मेदारी को बेदार किया गया है। आलमी सफ़े की पहली खबर में लंदन में जारी एहतजाज को जगह दी गई है, जिसकी तफसीर से मालूम हो रहा है, अमेरिका में सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हलाकत के खिलाफ लंदन में जारी ब्लैक लाइव्स मैटर के एक मुजाहिरे के दौरान तशद्दुद भड़कने के बाद पुलिस ने 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है।
مظاہرین نے شام 5 بجے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے۔ پولیس کے مطابق پرتشدد مظاہروں کے دوران 6 پولیس افسران اور کم از کم 13 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے اس تشدد کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے، ہمارے پاس نسل پرستانہ تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پولیس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف باضابطہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ صفحے کی دوسری جانب شائع اہم خبر کے مطابق عراق کے صدر برہم صالح نے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے قیام کے بارے میں آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے تاریخی فتوے کی 6ٹھی سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آپ کے فتوے نے ملک میں اتحاد و یکجہتی پیدا کی اور دہشت گردی کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا، آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے تاریخ ساز فتوے نے داعش کی سرکوبی کر کے ملک میں آمریت کے دوبارہ قیام کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یاد دلاتے چلے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا قیام 2014 میں آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے فتوے کے بعد عمل میں آیا تھا، جس نے ملک عراق سے داعش کے خاتمے اور اس کے بعد ملکی خود مختاری اور ارضی سالمیت کے تحفظ میں عراقی افواج کی بھرپور مدد کی تھی۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان زمینی معاملے کے تعلق سے شائع خبر میں بتایا گیا ہے، فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے سینچری ڈیل اور مغربی اردن کے علاقوں کو قبضائے جانے جیسے شرمناک منصوبوں کے مقابلے میں فلسطینیوں اور مسلمانان عالم میں احتیاط کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا، فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بیت المقدس اور فلسطینی امنگوں کو نشانہ بنانے والے سنجیدہ خطرات کے مقابلے کے لیے 4 اسٹریٹجک ترجیحات تیار کی ہیں۔ یہ 4 ترجیحات قومی اتحاد کی بحالی، تمام شعبوں میں پرامن اصول پر استوار فلسطینی گروہوں کی ترجیحات کی بحالی، وسیع البنیاد استقامت کے جس میں مسلح استقامت کو خاص اہمیت حاصل ہو اور عربی و اسلامی محرکات کے ساتھ باہمی مشورے اور ہم آہنگی کی تقویت پر مشتمل ہے۔ صفحے پر 2 شخصیتوں کے انتقال کی خبر میں پہلی اطلاع بنگلہ دیش کے وزیر شیخ محمد عبداللہ کی ہے، جو کورونا سے انفیکٹڈ تھے، اور دوسری خبر میں معروف پاکستانی اداکارہ صبیہ خانم کے انتقال کی ہے۔ صبیہ خانم پاکستانی فلم انڈسٹری کی مقبول ترین اداکارہ تھی، جنہوں نے نہ صرف اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل موہ لیے تھے بلکہ انہیں متعدد بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں فلم انڈسٹری نے ان کا عروج دیکھا، جس دوران انہوں نے کنیز، مکھڑا، انوکھا، تہذیب جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا تھا۔ ان اطلاعات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنظیم کا ایرانی خاتون صحافی کی رہائی کا مطالبہ اور آسٹریلیا کے ایک شہری کو ڈرگز اسمگلنگ کے الزامات کے تحت چین میں موت کی سزا سنائی گئی خبریں بھی قابل غور ہیں۔ 15 جون کے اودھ نامہ اخبار نے ریاستی صفحے پر پہلی خبر میں وزیر اعلیٰ اتر پردیش کے بیان کو شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک 51 لاکھ سے زیادہ مزدوروں کاریگروں کو روزگار سے منسلک کیا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت مزدوروں کاریگروں کے سوشلی اور اکنامیکلی سیکورٹی سپورٹ کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ تمام مزدوروں کاریگروں کو امپلائمنٹ اویلیبل کرانے کے پروسیس میں ہے۔ اس مقصد کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے ان کے ہنر کی نقشہ سازی کرائی گئی ہے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ وہ تمام مزدوروں کاریگروں کی لائیولیہڈ اویلیبلٹی کے لیے راشن کارڈ بنانے کے عمل کو تیز کریں۔ انہوں نے کمیونٹی کچن اور کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کو مزید چوکس کرنے کی بات کہی ہے۔ اس خبر میں 2 باس شائع ہوئے ہیں۔ پہلے باس میں اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اونیش کمار اوستھی کا بیان موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سبھی اسکولوں کے اساتذہ کے تعلیمی دستاویزات کی جانچ کے لیے ایک سمرپت ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے۔ بیسک، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم اداروں، محکمہ سماجی بہبود کے اسکولوں اور کستوربا گاندھی رہائشی لڑکیوں کے اسکولوں کے اساتذہ کے تعلیمی دستاویزات کی جانچ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹ ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے متعدد اضلاع میں انامکا شکلا کے دستاویز پر متعدد خواتین کے ذریعے نوکری کر کے تنخواہ ملنے کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نام دہندگان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسرے باکس میں وزیر اعلیٰ نے آگرہ میں کنویں کی صفائی کے دوران زہر آلود گیس کے اخراج سے لوگوں کی موت پر گہرے رنج و غم کے ساتھ مرنے والوں کے اہل خانہ کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو 112 سوشل میڈیا ڈیسک کے واٹس ایپ نمبر پر بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے 2 نوجوان مکیش اور راجہ بابو کو لکھنؤ پولیس نے ضلع گونڈا سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر پولیس کو چیلنج دینے والی دن دہاڑے ڈکیتی کی ہے۔ یہ سنسنی خیز واقعہ کاکوری تھانہ حلقے کے آمرپالی یوجنا میں رہنے والے سیکریٹریٹ کے سبودوش اکاؤنٹنٹ کے گھر کا ہے۔ ڈکیتوں نے میاں بیوی کے ہاتھ پیر باندھ، منہ پر ٹیپ لگایا اور بیٹے کی کنپٹی پر تمنچا رکھ کر گھر میں رکھی نقدی اور لاکھوں روپے کے زیورات لوٹ لے گئے۔ حیا فاطمہ کا بیان بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خون کا عطیہ دینا زندگی دینے کے مترادف ہے۔ انسانیت کی بقا کے لیے دیے گئے چند خون کے قطرے کا اجر اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔
इन इत्तलात के अलावा अखिलेश यादव के चचाजाद भाई धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव, योगी हुकूमत की जानिब से समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को वाइज उम्रे की सिक्योरिटी फराहम करने, राजा झाऊलाल सद्भावना मिशन के तर्जुमान अली निसम हुसैन की तरफ से हजरतगंज वाक़ तारीखी इमामबाड़े सिप्तानाबाद के बैरूनी दाखिला गेट के जल्द बनवाने के मुतालबे और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के तनकीदी बयान को भी सफ़े के ज़ेली हिस्से में जगह दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महकमा तालीम में इतनी बड़ी बड़ी जालसाजियां हो रही हैं तो क्या महकमे के वजीर की जानकारी में ये बात नहीं थी। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन आदाब। सामीन, अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अपना वतन में अखबार की पहली सुर्खी कोरोना से मुताल्लिक है। दिल्ली में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है और 2134 नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली की वजारत सेहत की तरफ से हफ्ते के रोज जारी कोरोना के आदाद शुमार में बताया गया है कि 24 घंटों में 2134 नए मामले सामने आए हैं और मरीजों की मजमूई तादाद 38,958 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 57 मरीजों की हिलाकत से मजीद मरने वालों की मजमूई तादाद 1,217 हो गई है। आज दिल्ली के लिए ये खुशी की बात है कि ऑन रिकॉर्ड 1,547 मरीज शफायाब हुए और कोरोना से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 14,945 हो गई है। दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए फिक्रमंद होने की हरगिज़ जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना बेड की तादाद 9,558 से बढ़कर 9,714 कर दी गई है, जिनमें 5,449 बेड पुर हैं, मगर 4,265 बेड अभी खाली हैं। आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स 606 हैं, जिनमें 385 पर मरीज हैं, जबकि 221 अभी खाली हैं। आज 550 नए मरीजों को अस्पतालों में दाखिल किया गया, जबकि 400 मरीजों को सेहतयाबी की वजह से छुट्टी दे दी गई। अपना वतन के सफ़े पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की प्रोग्राम मन की बात 28 जून को आकाशवाणी से नश्र किया जाएगा। वजीर आजम ने अपने प्रोग्राम मन की बात में लोगों से कोविड-19 से निमटने और दीगर मसाइल पर आवाम से मशवरा मांगा है। लोग अपने मशवरे 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। सफ़र के बाएं जानिब मरकजी हुकूमत के सरकारी खाली ओहदों पर आर्जी प्रमोशन की सुर्खी है। मरकजी हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त ज़ातो कबाइल SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन पर जूं की तू सूरत हाल बरकरार रखने के अहकामात के पेश नज़र अदालत से खाली ओहदों पर फिलहाल आर्जी तौर पर प्रमोशन देने की इजाज़त मांगी है। अपना वतन के सफ़े पर एक सुर्खी और भी है जो वतन अजीज की गिरती माईशत और बेरोजगारी को बेनकाब कर रही है। सुर्खी में लिखा है, मेरी डिग्री मुझे नौकरी नहीं दे रही है, MA पास लड़कियां खेतों में काम करने पर मजबूर हैं। सामीन, मुल्क की हालत किसी से पोशीदा नहीं। कोरोना वायरस की वजह से कौमी मईशत का बुरा हाल है, काम काज बंद है और बेरोजगारी उरूज पर है। ऐसे में तालीम याफ्ता लड़कियां खेतों में काम करने पर मजबूर हैं। हरियाणा में बीजेपी रैली का इनेकाद, पंचकुला में होंगे रैली, पंचकुला से होगी ऑनलाइन रैली। सामीन, नीति आयोग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ कांत ने हफ्ते के रोज हिंदुस्तान के कोरोना वायरस से निमटने की कारकर्दगी को नुमाया करार देते हुए कहा, जब तक इस वबा की वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक कोरोना मुश्तबे अफराद की जांच, मरीज के राब्ते में लोगों की शनाख्त और उनको आइसोलेशन में रखना ही बचाव के अहम इक़दामात हैं। सामीन, जी टीवी के मशहूर सीरियल पवित्र रिश्ता के हर दिल अजीज हीरो सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली। फिल्म इंडस्ट्री समेत तमाम अहले वतन इस नौजवान की खुदकुशी पर गमगीन और अफसोस ज़दा हैं। सफ़ा 9 की खबरों के साथ मैं आफरीन जमाल आपकी खिदमत में। इस सफ़े पर पहली अहम खबर रामपुर से है। चीनी रेस्तरां ने हटाया मेहरुन्निसा की तस्वीर वाला मेन्यू कार्ड। मामला रामपुर के मशहूर नवाबी खानदान की साहबजादी मेहरुन्निसा की तस्वीर वाले मेन्यू कार्ड का है, जिसे हिंदुस्तानी सफ़ीर के एतराज़ के बाद चीन में शंघाई के मसालिया आर्ट रेस्तरां से हटा लिया गया, जिसके बाद रेस्तरां के मालिक ने शाही खानदान की जज्बात मजरूह किए जाने के लिए अफसोस का इजहार किया और मुस्तकबिल में कभी भी ऐसा न करने की यकीन दहानी की है। मेहरुन्निसा खान रामपुर के हुक्मरान रहे नवाब रज़ा अली खां की बेटी हैं। चीन में हिंदुस्तान के सफ़ीर करम मिस्री के जरिए इस मामले में बिला ताख़ीर कार्रवाई किए जाने के लिए नवाब काजिम अली खां उनके शुक्रगुजार हैं। सफ़े की दूसरी जानिब खबर संभल की है, जहाँ पहली मूसलाधार बारिश में गर्मी से मिली राहत, मगर साथ ही खस्ताहाल सड़कों से राहगीर हुए परेशान। खस्ताहाल सड़कों और नालों ने नगर पालिका के कामों की पोल खोल दी और नालों का कीचड़ और कचरा सड़कों पर दिखाई दिया, जिससे आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
हरदोई में बगैर तैयारी के लोकल फॉल्टों से होगी लड़ाई की खबर भी सफ़े पर मौजूद है। गौरतलब है कि शहर भर में लोग आए दिन लोकल फॉल्ट के सबब परेशानी का सामना करते हैं। साथ ही बरसात के दिनों में लोकल फॉल्टों में दोगुना इजाफा हो जाता है, जिससे निपटने के लिए बिजली महकमे ने अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई है। इस ज़मन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि पहली दूसरी बरसात में दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसके बाद सूरत हाल नॉर्मल हो जाती है। सफ़े के दरमियानी हिस्से में मौजूद खबर गोंडा की है। एक तरफ जहां मुनासिब वसाइल और वक्त पर तिब्बी सहूलियत न पहुंच पाने से दूर दराज के इलाकों में रोजाना कई गरीब मरीज इलाज की कमी की वजह से दम तोड़ते हैं, वहीं एएनएम सेंटर पर खड़ी 12 एम्बुलेंस सड़कर कबाड़ होने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, इन एम्बुलेंस का अभी तक महकमा ट्रांसपोर्ट से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। आजमगढ़ में महकमा फूड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने छापा मार कर दर्जनों मिठाई की दुकानों और रेस्तरां का किया मुआयना। डीएम की हिदायत पर जिले में कोरोना वबा के पेश नजर अशिया खुर्दनोश की पाकीज़गी को यकीनी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया, जिसके चलते दर्जनों दीगर कन्फेक्शनरी स्टोरों को नोटिस भी जारी किया गया, जिसकी तामील न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम सेहतमंद अफराद को खून का अतिया करना चाहिए। अवधनामा के सफ़े आखिर पर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का बयान पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी हुकूमत में कोई भी चीज सेहतमंद नहीं। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि इख्तिदार के नशे में चूर बीजेपी के लीडर अमन अमान को पामाल करते हुए गरीबों और दलितों पर अपना तसल्लुत दिखा रहे हैं। महकमों से लेकर वज़रा के दफातर तक बदनुमानी का खेल जारी है। उन्होंने कहा कि चीन मुस्तकिल तौर पर मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला कर रहा है और नेपाल जैसा दोस्त मुल्क भी भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत कुछ करने से कासिर है। हुकूमत खारिजा पॉलिसी पर मुकम्मल नाकामी है। हुकूमत कौमी मफाद के मामलों पर सख्त इक़दामात करे और मुल्क की खुद एतमादी का तहफ़्फ़ुज़ बहाल करे। दूसरी तरफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को कहा कि यह हैरानी की बात है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में बदउनवानी करने वाली बड़ी मछलियों को खूब टॉलरेट किया जा रहा है। मोहतरमा वाड्रा ने ट्वीट किया, महकमे तालीम में इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो क्या महकमे के वजीर की इत्तला में ये नहीं था? क्या वज़ीर आला के दफ्तर को इसकी भनक भी नहीं लगी? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रहनुमा शिवपाल सिंह यादव का बयान भी इसी सफ़े पर नुमाया सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने योगी हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि जमहूरियत को आईसीयू और वेंटिलेटर पर जाने से बचाएं। नेपाल सरहद तनाज़े के पेश नजर उत्तर प्रदेश इंतजामिया के अलर्ट होने की खबर भी जली सुर्खी में है, जिसमें बताया गया है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने नेपाल की सरहद के साथ उत्तर प्रदेश के तमाम 7 अजला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के कप्तानों को अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने उत्तराखंड और नेपाल के सरहदी तनाज़े के बारे में पुलिस से चौकस रखने को कहा है। दूसरी तरफ बिहार में सीतामढ़ी और नेपाल की सरहद पर पुरतशद्दुद तसादुम के बाद कुछ पुलिस अहलकार को लगाया गया है। आपको बता दें कि जुमे के रोज भारत नेपाल सरहद पर भारतीय सरजमीन के लोगों और नेपाल पुलिस के माबैन एक झड़प हुई थी, जिसमें नेपाल की मुसल्लह पुलिस ने फायरिंग की और एक हिंदुस्तानी नजाद शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। उसके बाद नेपाल की सरहद पर तनाव बढ़ गया है। नदवतुल उलमा में तलबाए दारुल उलूम के सालाना अरबी तर्जुमान अन्नादी अल अरबी के इजरा की अवधनामा के सफ़े आखिर पर खबर है। खबर के मुताबिक डॉक्टर मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने तलबाए दारुल उलूम के सालाना अरबी तर्जुमान का इजरा करते हुए कहा कि अदबी सिन्फों में अहम सिन्फ बच्चों का अदब है। वो हर मुआशरे में पाया जाता है। वो माँ की गोद से शुरू होता है, जिसमें बच्चा लोरियां और दिलचस्प किस्से सुनता है और ये बच्चे की जहनी तश्कील में बहुत मुआविन होते हैं। उर्दू और अरबी में बच्चों के अदब पर खातिर खां ज़ख़ीरा मौजूद है। अरबी जुबान में नजीब गिलानी, कामिल गिलानी, अतिया अबराशी, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नजवी की कोशिशें काबिल तहसीन है, जबकि उर्दू में डिप्टी नजीर अहमद, इस्माइल मेरठी, माइल खैराबादी, हकीम शराफत हुसैन रहीबाबादी और उर्दू शोरा की काविशें इस सिन्फ को फरोग देने में मुआविन साबित हुई। गुलजार दहलीवी के इंतकाल पुरमलाल पर मौलाना आजाद अकेडमी में ताज़ियत पेश किए जाने की खबर भी सफ़ा के ज़ैल पर नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि मौलाना आजाद मेमोरियल अकेडमी के सदर शारिक अलवी ने कहा कि गुलजार दहलीवी उर्दू तहजीब व अदब के दिल्ली में आखिरी चिराग थे। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने कहा कि गुलजार दहलीवी एक इनकलाब आफरीन शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मुशायरों और अदबी तकरीबात में उर्दू की हिमायत में बबांग दुहल उसकी वकालत की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और तलखीस के साथ मैं हारून रशीद
آپ کی خدمت میں. نیپال کی اعتماد شکنی کے عنوان سے اودھنامہ اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ نیپال کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا ہے. یہاں تک کہ ہندوستان نے نیپال کے لیے ویزا و پاسپورٹ کی بندش بھی نہیں لگائی. لیکن اب اس مٹھاس میں کھٹاس پڑنا شروع ہو گئی ہے. نیپال کی پارلی نے متنازعہ نقشہ پاس کر کے ایک طرح سے ہندوستان کو کھلا چیلنج دیا ہے. وہاں کی حکومت اور عوام کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا اصل دوست کون ہے. نیپال کو ان ملکوں سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو چین کی مدد کے جال میں پھنس کر اس کے غلام بن چکے ہیں. ادارتی صفحے پر اداریے کے علاوہ 3 مضامین شائع ہوئے ہیں، جس میں پہلا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا انصاف میں تاخیر انصاف سے محرومی کے عنوان سے ہے. آپ لکھتے ہیں کہ عدالت کا میزان اگر کسی ایک جانب جھک جائے تو وہ اپنا وقار اور اعتبار دونوں کھو دیتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ فی الحال سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا علاج لادینی جمہوریت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے الہامی ہدایات سے رجوع کرنا لازم ہے. ارشاد ربانی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ دنیا کی عدالت میں سزا سے بچنا آسان ہے، لیکن اللہ کی عدالت سے بچ نکلنا ناممکن ہے. دوسرا مضمون طلبہ دہشت گرد نہیں آئین کے محافظ ہے کے عنوان سے ہے. اس میں فاضل مضمون نگار محمد اویس سنبھلی لکھتے ہیں کہ جب طاقت حکومت من گڑھت داستانوں پر قابو پانے پر بے چین ہو تو حق اور باطل کے درمیان فرق خود ہی کم ہو جاتا ہے. لیکن کیا حق کو دبایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. آج 10 طلبہ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو مجھے امید ہے کل 1000 طلبہ اور جمہوریت پسند افراد میدان میں ہوں گے، کیونکہ جب تک حکومت اپنا غیر آئینی راستہ ترک نہیں کرتی ہم آئین کی حفاظت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. ادارتی صفحے پر تیسرا اور آخری مضمون عارف شجر کا ہے، جس کا عنوان ہے 56 انچ کا سینہ نیپال کا کیسے ہو گیا مودی جی. عارف شجر لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ 70 سالوں میں پہلا موقع ہے کہ نیپال جیسا ملک جو بھارت کی روٹیوں پر پلتا ہے اس نے بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی ہے، جو کافی فکرمندی کی بات ہے. اب یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ پی ایم مودی ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں پوری طرح ناکام ہے. مجھے یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ پی ایم مودی قیادت کو ہمسایہ ملکوں نے کمزور سمجھ لیا ہے. ہمسایہ ملک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پی ایم مودی صرف اور صرف داخلی سطح پر ہندو مسلم کرنے میں ہی ماہر ہیں. سرحدوں کا مسئلہ سلجھانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اپوزیشن قائدین نے بھی پی ایم مودی کی قیادت پر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں. ادبی صفحے پر ڈاکٹر کیف سنبھلی کا افسانہ 25 برس بعد کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ غلط خاندان میں شادی کرنے کے نتائج 25 برس بعد بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں. اسی صفحے پر ضیاء اللہ صادق کی تحریر علامہ اسرار جامعی نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں نہ قبرستان کے عنوان سے ہے، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ طنز و مزاح کے درمیان فرق ہے، حالانکہ دونوں کا استعمال ایک ساتھ ہی ہوتا ہے. طنز سے مراد تانا، ٹھٹھا، تبسخر یا رمز کے ساتھ بات کرنا ہے، جبکہ مزاح سے خوش طبعی مذاق یا ظرافت مراد لیا جاتا ہے. عام طور پر طنز و مزاح کے شاعر مزاح پیدا کرنے کے جوش میں طنز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بعض کے یہاں طنز تو ہے لیکن مزاح نہیں. جامعی صاحب کے یہاں طنز و مزاح کا حسین امتزاج ہے، جہاں طنز و مزاح کے درمیان کوئی فرق کر ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر امبر حامد کا مضمون بعنوان پریم چند کے ناولوں میں عورت کا تصور بھی ادبی صفحے کی زینت ہے، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ پریم چند کے دور کا ہندوستان کی سیاسی و سماجی بیداری کا دور کہنا غلط نہ ہوگا. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے علاوہ کئی دیگر سیاسی جماعتیں وجود میں آ چکی تھیں اور قدیمی تہذیب و تمدن کا یہ ملک ہندوستان اس نئی طرز کے زیر اثر آہستہ آہستہ بدل رہا تھا. ہندوستان جس کی آبادی کا تقریباً 80% حصہ گاؤں میں بستا تھا، یہ آبادی زیادہ تر تعلیم کی روشنی سے محروم تھی. پرانی رسم و رواج کی زنجیروں نے معاشرے کو جکڑ رکھا تھا. ایسے دور میں کئی اصلاحی تحریکوں نے بطور خاص ہندوؤں کی معاشرتی اصلاح پر کافی دھیان دیا اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے. متفرق مضامین کے صفحے پر ڈاکٹر محمد ظفر حیدری کا مضمون دیانت الدولہ اور ان کی عظیم الشان تاریخی کربلا شائع ہوا ہے، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ دیانت الدولہ بہادر کا اصلی نام میاں حسین تھا. وہ گالا قوم کے زنگی نژاد خواجہ سرا تھے. عہد شاہی کے خواجہ سرا بہت ہی قابل، ایماندار، وفا شعار اور اولو العزم ہوا کرتے تھے. دیانت الدولہ کے وسیع میاں داراب بھی خواجہ سرا تھے. ان لوگوں کو بھی بادشاہوں کی تقلید میں مسجدیں اور کربلائیں تعمیر کرنے کا شوق دامنگیر ہوا تھا. دیانت الدولہ کی کربلا فن تعمیرات کا گویا ایک عجوبہ ہے جو واجد علی شاہ بادشاہ کے عہد سلطنت میں شروع کی گئی تھی. یہ کربلا منصور نگر لکھنؤ میں ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دیانت الدولہ نے
इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुतहरा के ऐन मुताबिक तामीर कराया है। करबला बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनी हुई है। 168 साल गुजर जाने के बावजूद उसकी अजमत और साख्त में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। रोजे की छत पर एक आलीशान सुनहरा गुंबद, पुष्ट पर ऐसा ही दूसरा गुंबद है। छत के दोनों गोशों पर 2 खिश्ती गुलदस्ते हैं। करबला के इर्द गिर्द कुरानी आयात लिखी हुई हैं और बाहर के सुतून पर शीशा जड़ा हुआ है। मोहम्मद गुलाम अशरफ का मजमून बउनवान पबजी गेम सल्ब ईमान का सबब हो सकता है। इसमें मजमून निगार लिखते हैं कि इस गेम में दिखाया गया है कि जगह जगह मूर्तियां और बुत बने हुए हैं और अगर कोई खिलाड़ी गेम खेलने के दौरान कमजोर हो रहा हो तो वो उन मूर्तियों के सामने झुके और हाथ जोड़कर मदद तलब करे। ऐसा करने से उस खिलाड़ी को ताकत और कुव्वत मिलती है। अब सवाल यह कि क्या एक मुसलमान को ऐसा करना दुरुस्त है? क्या मुसलमान होने के नाते बुतों और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर मदद तलब करना सही है? क्या इस गेम में बुतों से मदद तलब करना दुरुस्त है? अगर कोई मुसलमान इन बुतों और मूर्तियों से मदद तलब करता है तो क्या वो अब भी मुसलमान बाकी रहेगा? अगर इन तमाम तर सवालात का जवाब हम इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो मनफी पहलू के अलावा कोई और दूसरा पहलू हमें नजर नहीं आएगा। इसके अलावा शकीला सहर का मजमून आबरू सहाफत शहंशाह कलम अजीज बर्नी भी इसी सफ़े पर है, जिसमें अजीज बर्नी की सहाफत, अफसाना निगारी, नावल निगारी और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से उनकी खिदमात का भरपूर जायजा लिया गया है। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बिजौली ब्लॉक में अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों से नौकरी करने वाली बबली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बबली की तलाश में 3 दिन से अलीगढ़ पुलिस कानपुर व औरैया में थी। बबली कानपुर देहात के रसूलाबाद के चंदनपुरवा की है। 6 जून से घर पर ताला लगा था। पुलिस के अनुसार बबली को अलीगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ में गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उबारपुर में मनरेगा मजदूरों की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष के बेटों और भतीजों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद सत्ता के नशे में चूर बेटों और भतीजों ने मजदूरों को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर कार्रवाई की मांग की। घंटों के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर जाम हटा, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा के दोनों बेटों सत्यम शिवम समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में समस्त रक्तदानियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व रक्तदान दिवस जो स्वैच्छिक रक्तदान को समर्पित है, इस अवसर पर जीवन दान के पर्याय माने जाने वाले रक्तदान के सभी रक्तदाताओं का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने आज तक रक्तदान किया है और आज के दिन आगे रक्तदान करने का संकल्प लिया है या जो लोग रक्तदान करते चले आ रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे परिवार संपर्क अभियान के तहत जनपद में भी भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद माधव के मार्गदर्शन में प्रत्येक बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता जनसंपर्क कर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों का पत्रक वितरित कर रहे हैं। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रभु श्री राम के अनुकंपा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष लगाव व समर्पण से अयोध्या को प्राप्त हुई उपलब्धियों को पुस्तक माला में पिरोए हुए लखनऊ में मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री आवास पर ही योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या के महंत कमल नयन दास की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन हुआ। पुस्तक के माध्यम से विधायक ने मुख्यमंत्री को अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखने के लिए पूज्य संत महंतों अयोध्या वासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। देवबंद गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक सभा देवबंद के उप प्रधान डॉक्टर महेंद्र सिंह सोढ़ी का आकस्मिक निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर गुरुद्वारा कमेटी ने शोक व्यक्त किया है। कमेटी के प्रधान सेठ कुलदीप छाबड़ा ने कहा कि वास्तव में कुशल चिकित्सक सज्जनता और सौम्यता के प्रतीक थे। उन्होंने आजीवन गुरुद्वारा साहिब में तन मन धन से सेवा की। उनके निधन से समाज व नगर को जो क्षति हुई है वह अपूर्णीय है। कोरोना महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा जोन कार्यालय प्रयागराज में नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया गया। साथ ही कार्यालय में ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क धारण करने और कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर के प्रयोग को अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ पब्लिक स्कूल के संस्थापक एसपी सिंह व एमएलसी कांति सिंह ने सैकड़ों श्रमिकों को नहाने व धोने का साबुन वितरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए का योगदान दिया। साथ ही होम्योपैथिक दवा और सैनिक एल्बम 30 का वितरण भी किया। गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान बिना मास्क के दुकानों और बाजारों में घूम रहे लोगों विशेषकर महिलाओं का चालान किया गया। चालान करने के साथ ही उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया गया तथा आगे से हमेशा मास्क लगाए रखने की सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दुकानों पर सीमित मात्रा में आने वाले ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा गया। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।